हाँ जी, तो मैनेजरियल मोटिवेशन हमने स्किल्स की बात कंप्लीट कर दी है। 3 तरह की स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स एंड कंसेप्चुअल स्किल्स। मैनेजरियल मोटिवेशन क्या वो फैक्टर्स हैं, क्या वो चीज़ें होती हैं जो कि किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करती हैं मैनेजमेंट की जॉब्स के लिए। उसमें से एक फैक्टर है कि मैनेजर की बनने की ख्वाहिश रखने वाले शख्स में कंपटीशन करने की डिज़ायर मौजूद होती है। कंपटीशन करने की, ठीक है जी। तो वो कहाँ है हमारे अमजद? अमजद का नहीं आया। जी, तो मैनेजर बनने के लिए मोटिवेशन एक है compete करने की, कंपटीशन करने की। अगर किसी में कंपटीशन करने की डिज़ायर्स मौजूद नहीं है, कंपटीशन करने की स्किल्स उसमें नहीं है मौजूद, तो ऑब्वियसली वो क्या कंपटीशन करेगा और फिर क्या मैनेजर बनेगा? नहीं बन सकेगा। जिसमें कंपटीशन करने की डिज़ायर्स होंगी वो compete करता है मैनेजमेंट जॉब्स के लिए। मैनेजमेंट जॉब्स के लिए क्यों compete करता है? कि ऑब्वियसली मैनेजर के पास अथॉरिटीज़ ज़्यादा होती हैं, पावर्स होते हैं उसके पास, और मैनेजर के बेनिफिट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अ नॉन मैनेजरियल स्टाफ। देन डिज़ायर टू एक्सरसाइज द पावर। कंपटीशन की डिज़ायर के बाद जो एक फैक्टर है जो मोटिवेट करता है किसी को मैनेजर बनने के लिए, वो है पावर को एक्सरसाइज करने की डिज़ायर। क्योंकि हमने देखा कि मैनेजर के पास डिसीजन मेकिंग जो रोल्स है वो मौजूद होते हैं। रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किस एम्प्लॉय को किस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देना है, कहीं किसको सस्पेंड कर देना है, किसी को प्रमोट करना है, किसको ग्रोथ देनी है, किसको रिसोर्सेज देनी है। ये सारे जो पावर मौजूद होते हैं, इन पावर्स को एक्सरसाइज करने की जो डिज़ायर है वो मैनेजर के पास मौजूद होती है। ये पावर मैनेजर को सोशलाइज्ड ओरिएंटेशन भी प्रोवाइड करता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एक मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फ्रंट के ऊपर मौजूद होता है, एंड दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट कर रही होंगी तो वो मैनेजर के थ्रू करेगी, मैनेजर से रब्ता करेगी। इस तरह मैनेजर की पोस्ट पे जो शख्स होगा उसकी सोशलाइजेशन जो है वो ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी। उसका जो सर्किल है, सोशल सर्किल, वो इंक्रीज हो जाएगा। ना सिर्फ वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को जानता होगा बल्कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो हायर पोस्ट के लोग हैं, उनके साथ भी उसकी एक तरह से बातचीत अच्छी हो जाएगी इन रवाबित के थ्रू, इन कंटेक्स्ट के थ्रू। ठीक है जी। अभी जो सोशलाइज्ड पावर उसको मिलता है, ये सोशलाइज्ड जो पावर उसको मिलता है, ये उसको कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज़ करना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए जो है ऑब्वियसली उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। जो पावर्स मैनेजर को मिलते हैं, उसके डिज़ायर उसको मौजूद होती है। ये पावर ना सिर्फ ये कि वो एज अ मैनेजर के जो वो रोल्स परफॉर्म करता है, उन रोल्स के तहत उसको ये अथॉरिटी मिलती है, बल्कि उसकी डॉक्यूमेंटेड और लीगल पोजीशन के तहत भी मैनेजर को पावर्स एक्सरसाइज करने की पोजीशंस मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ड्रग इंस्पेक्टर है तो ड्रग इंस्पेक्टर के पास डॉक्यूमेंटेड, फॉर्मल और लीगल जो है उसके उसके पास ये अथॉरिटी मौजूद है कि अगर वो कहीं किसी फार्मेसी पे या किसी प्लांट पर किसी तरह की नॉन कंप्लायंस ऑब्जर्व करता है तो उसको ऑन स्पॉट सील कर दे। ये उसके पास अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। इसी तरह मैनेजर्स की जो पावर्स हमने डिस्कस की हैं, वो पावर्स उसके पास एक तो उसके जो रोल्स बनते हैं उस रोल के तहत वो करता है, और फिर ये अथॉरिटी की उसके पास लीगल परमिशन भी मौजूद होती है अपनी टॉप मैनेजमेंट की तरफ से। राइट जी। देन उसके अपने पर्सनल ट्रेड्स इसके पीछे जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं, उसको मोटिवेट कर रहे होते हैं कि उसमें दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की, कम्युनिकेशन के थ्रू इन्फ्लुएंस करने की सलाहियत मौजूद होती है। अपना नेटवर्क ऑफ अलाइज बनाना चाहता है, और क्रूशल इंफॉर्मेशन के ऊपर या क्रूशल रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल हासिल करने की जो ख्वाहिश है, जो डिज़ायर है, वो किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है मैनेजर बनने के लिए।
ठीक है। इसमें से ऑब्वियसली एक फैक्टर जो है वो बेनिफिट्स का भी है कि एक मैनेजर को नॉन मैनेजरियल स्टाफ के मुकाबले में ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। जितने हायर लेवल पे मैनेजर जाएगा उतने ज़्यादा उसके बेनिफिट्स भी इंक्रीज होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इंक्रीज होती हैं, तो बेनिफिट्स भी होते हैं। Alright, Ji. Then other factor is the desire to be distinct or different from others. एक एम्प्लॉय में अगर वो लगे बंदे काम करता है, आम तरीकों पे काम करता है, एक आम एम्प्लॉय में और उसमें अगर कोई डिफरेंस नहीं है, तो ऑब्वियसली वो नॉन मैनेजरियल पोस्ट पर ही हमेशा काम करता रहेगा जब तक कि वो आउटसाइड द बॉक्स सोचे, अपने लिमिट से बाहर जाके काम करे। देखिए, दूसरों से डिफरेंट हो, दूसरों से डिफरेंट और डिस्टिंक्ट होने का मतलब जो है वो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है। ठीक है जी। ये जो डिस्टिंक्ट और डिफरेंट होने की डिज़ायर है वो मैनेजर की ख्वाहिश रखने वाले लोगों को अलाउ करती है कि वो न्यूट्रली एक्ट करें, और किसी तरह की एफिलिएशन की डिज़ायर जो है इस तरह के लोगों में बहुत कम होती है। एफिलिएशन की डिज़ायर से भी मीन कि अगर कोई एक्शन मैं एज अ मैनेजर लेता हूँ तो जी लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। हाँ जी। अगर मेरे सबॉर्डिनेट्स जो है वो आ, उनके उनके दिलों में मेरी इज्जत तो कम नहीं हो जाएगी। इस तरह की चीज़ों की मैनेजर को परवाह नहीं होती। मैनेजर बनने की ख्वाहिश रखने वाले आदमी को परवाह नहीं होती। वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए और डिपार्टमेंट के बेनिफिट के लिए जो बेहतर डिसीजन होता है उस डिसीजन को वो लेता है, उस पर एक्शन लेता है। उसके नतीजे में होने वाली एफिलिएशन उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, बहुत लो नहीं होती। लोग क्या सोचते हैं इससे उसको फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। राइट। यही डिजायर टू टेक एक्शन, जो जिसमें काम करने का पेशन, जिसमें काम करने की ख्वाहिश हो, पेशन जो रखता हो, वही ऑब्वियसली मोटिवेट होता है मैनेजर बनने के लिए, जिसमें डिजायर हो टू टेक एक्शन। अगर आपके पास आपको चूज करना हो दो लोगों में से, एक के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आईक्यू हो और दूसरे के पास ज़रा कम आईक्यू हो लेकिन वो एब्सोल्युटली डिटरमाइंड हो सक्सेस हासिल करने के लिए, तो आपके लिए, सपोज कि आप मिडिल मैनेजर हैं, तो आपके लिए इन दो में से कौन सा शख्स जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा? जी अमजद खान, आपके सवाल का जवाब कुछ मिला? आप देर से आए हो इस सेशन में। जी सर, अभी समझ आई है। चलिए, ये कौन बताएगा? महविश मुनीर। महविश मुनीर जी बेटा, बताइए। जी आईक्यू वाला ज्यादा बेहतर होगा, यही कहा आपने? ओके ओके, ऑलराइट ऑलराइट। अक्सर आप बताएं बेटा, आपका क्या ख्याल है? अक्सर 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 रहिए जी हमारे साथ। महाजबीन, महाजबीन। अच्छा, महाजबीन भी नहीं है हमारे साथ। मोहम्मद शुएब हैं? शुएब भी नहीं है। सर सुलेमान है, उनसे पूछ। सुलेमान से पूछें? अच्छा भाई सुलेमान, आप बताइए भाई। जी सर। ये आपकी फरमाइश की अमजद खान ने आपसे पूछने की।
सर सुलेमान के पास सिग्नल नहीं आते सर। अच्छा, सलमान ने आवाज सुनी है मेरी, जवाब भी दिया है, वो मौजूद है, वो बताएंगे जरूर। सलमान बताइए बेटा, जल्दी बताइए, सेशन हमने वाइंड अप करना है, जल्दी बताइए क्या ख्याल है आपका। नाराज हो गए सलमान साहब को। अच्छा, कोई और बता दे वॉलंटियरली भाई, जो जो खुद समझता है कि वो मौजूद है, वो बता दे। सर लोअर आईक्यू वाले को हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। अच्छा, इसकी वजह क्या, उसका आईक्यू लो होना है? सर आईक्यू लो होना नहीं, क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी होगी सर। ठीक है, उसमें काम करने की डिजायर होगी। बिल्कुल सर। ठीक है, तो अब अगर किसी का आईक्यू ज्यादा हो लेकिन उसमें काम करने की डिजायर ही ना हो, तो वो बेनिफिट क्या देगा? इसी तरह से अगर किसी में टेक्निकल स्किल्स ज्यादा हो लेकिन वो काम करना ही नहीं चाहता, तो उसे काम कैसे करवाया जा सकता है? तो ऑब्वियसली ऐसे केस में हमेशा जो सेकंड चॉइस है, जहाँ पर डिटर्मिनेशन ज्यादा हो सक्सेस हासिल करने की, जिसके पास डिटर्मिनेशन ज्यादा होगी सक्सेस हासिल करने की, वो आगे जाएगा। यही वजह है कि अमूमन जब हम करियर स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, एज अ फार्मासिस्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वहाँ पर हमारे सीजीपीए हमारी सक्सेस में रोल प्ले नहीं करते। इट डजंट मैटर कि मेरी सीजीपीए 3.99 है या मेरी सीजीपीए 2.1 है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि मैं काम कितना करके देता हूँ ऑर्गेनाइजेशन को, मैं अपनी सक्सेस के लिए मेरे पास डिटर्मिनेशन कितनी ज़्यादा है। डॉक्यूमेंट में मेरे पास फिगर क्या लिखा हुआ है, ये ऑर्गेनाइजेशन में इंटर होने के बाद हार्डली कभी पूछा जाता है। कभी मुझे तो बहरहाल याद ही नहीं पड़ता कि मेरा जो तकरीबन 9 इयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें से कोई 7+ इयर्स का जो ऑर्गेनाइजेशंस का एक्सपीरियंस है, उसमें शायद कभी किसी ने सीजीपीए पूछी हो मुझसे, कभी नहीं पूछी। सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप क्या काम कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, और काम करने के लिए डिटरमाइंड कितना है। ठीक है जी, बाकी सीजीपीए आपकी एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं, दैट्स वेरी गुड। जहाँ तक हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ की, दूसरी जगह पे ऑब्वियसली उसकी नीड होती है जहाँ बात हो पर्टिकुलरली एकेडमिक्स की, राइट। यहाँ पे मेरे कहने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आप प्रोडक्शन मैनेजर हैं, आपके पास 2 फार्मासिस्ट हैं, प्रोडक्शन ऑफिसर, दोनों लास्ट ईयर आपके पास आए थे, 1 साल या 2 साल तक कंटिन्यू उन्होंने आपके पास काम किया। एक की सीजीपीए 3.77 है, एक की सीजीपीए 2.55 है। आपके लिए उन दोनों में से अगर किसी को प्रमोट आपने करना हो, प्रोडक्शन मैनेजर की तरफ आपने उनमें से किसी को लेके जाना हो, तो आपके लिए उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस रही है आपके सामने, वो ज़्यादा मैटर करती है। ये मैटर ही नहीं करेगी कि उनकी सीजीपीए कितनी है। आप उसी को आगे लेकर आएंगे जो आपको एज अ मैनेजर आप समझते होंगे कि ज़्यादा काम करके देगा, ज़्यादा अच्छा काम करके देगा, और अपनी सक्सेस के लिए उसमें डिटर्मिनेशन है, काम करने का पैशन उसमें मौजूद है। ऐसा ही होगा, राइट। अच्छा, 2 मैसेज भी आए। राइट, सर लेकिन सर एक सवाल है। जी जी बोलिए। सर अगर कोई मतलब R&D डिपार्टमेंट में जाता है, हम्म, तो वहाँ लाजमी बात है ना, जिसके पास नॉलेज ज्यादा होगा उस हम्म, सब्जेक्ट का, तो हाँ। वो कामयाब होगा। तो डेफिनेटली उन लोगों के पास नॉलेज भी ज्यादा होगा जिनकी जीपीए ज्यादा होगी। तो जिनकी जीपीए कम होगी उसको इतना क्या पता होगा रिसर्च के बारे में, इन चीजों के बारे में। देखिए वहाँ भाई तो मैटर बात, फिर करता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मैं अगर आपका प्लांट मैनेजर हूँ और मैं आपसे R&D के हवाले से अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि जी मुझे आप एक ऐसी प्रोडक्ट का साशे फार्म बना के दे दें जिसका अभी तक किसी ने साशे नहीं बना के दिया, मार्केट में जिस प्रोडक्ट का साशे नहीं है। ठीक है जी, मुझे
उस चीज से मतलब है जो मुझे काम करके लाके देगा। या मैं आपसे पूछूंगा भाई आपकी सीजीपीए कितनी है, आप कहोगे मेरी इतनी है, मैं कहूँगा सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा हो गया, चले जाएं, आप भी घर जाए, हम भी घर जाते हैं। भाई इससे क्या मतलब है? अब अगर बात आ गई नॉलेज की, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम निकल के आया, टेक्निकल प्रॉब्लम निकल के आया कहीं पे, टेक्निकल प्रॉब्लम में मैंने आपसे पूछा कि जी आप एज ए R&D ऑफिसर मुझे बताइए कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम आया है, इसको कैसे सोल्व किया जाए। जो जवाब देगा वो विनर है, जो जो प्रॉब्लम सोल्व करवा देगा वो विनर है, चाहे उसकी सीजीपी अच्छी हो चाहे उसकी सीजीपी एवरेज हो। मैं एज आपके मैनेजर मैं आप सीजीपी पूछूंगा ही नहीं ना, मैं तो आपसे एक सवाल आप लोगों के सामने रख दूंगा कि यार ये प्रॉब्लम आई है भाई, इसको सोल्व करा दो, इससे क्या हो सकता है। जो बता देगा वो विनर है, जो बता देगा वो विनर है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं, अल्लाह माफ करे, कोई ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि कोई ज्यादा सीजीपीए वाले नहीं होनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर विन करते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर विन करते हैं। आप कहीं ये क्लेम नहीं कर सकते कि जी आप इसको मैनेजर ना बनाओ, मुझे मैनेजर इसलिए बना दो कि मेरी सीजीपीए ज़्यादा है। नहीं, जब आपका प्रमोशन होगा, जब आपकी ग्रोथ होगी इंडस्ट्री साइड पे, तो वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस विन करेगी, आपकी परफॉर्मेंस डोमिनेंट रहेगी। चाहे, हाँ ऑब्वियसली इसमें जिसकी ज़्यादा बेहतर सीजीपीए होगी, अगर उसने अपना ऑर्गेनाइजेशनल एटीट्यूड भी अच्छा रखा होगा, या अगर उसने ये सोचा होगा कि जी मेरी सीजीपीए चूंकि फ्लाइंग सीजीपीए, अब मुझे जो है वो मार्केट में जाते ही लाखों में तोल लिया जाए, मैं तो बस कोई काम तो अब ना करूँगा ना करूँगी, मैं फैमिली करके आ गया हूँ 4 सीजीपीए के साथ, मेरे लिए यही बहुत है, आप मुझे एक कुर्सी दे दो, एक एयर कंडीशन रूम दे दो, ये 2-2.5 लाख रुपए की तनख्वाह दे दो, एक आदत गाड़ी दे दो, 2 बंगले दे दो, और मैं ऐसे टेक लगा के पीछे बैठूंगा। तो इस तरह का शख्स ऑब्वियसली फिर विन नहीं कर सकेगा ना। तो इस बात को दोबारा समझने की कोशिश करें, यहाँ पे मुकाबला असल में सीजीपीए का नहीं हो रहा कि जी ज़्यादा सीजीपीए वाला अच्छा है या एवरेज सीजीपीए वाला अच्छा है, ये बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में होंगे तो आपको अपनी पोजीशन विन करवाएगी आपकी परफॉर्मेंस, सिर्फ ये बात है। समझिए बात, अमजद? जी सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, चलें, तो क्या चैलेंजेस है, टाइम कितना हो गया जी? 10:17। तो अप्रोक्सीमेटली कुछ 13 मिनट्स तक हम मजीद इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आपको कोई बोरिंग तो नहीं होगा, कोई परेशान तो नहीं होगा भाई? सर आज अब काफी लंबे हो गए। मैं लंबा हो गया हूँ? जी। अच्छा, ओके ओके, चलो ठीक है जी। भाई देखो बात असल में ये है कि इसमें थोड़ा आपको कोऑपरेट तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स आ जाएंगे, फिर रिकॉर्डेड में देखो कंटेंट तो कवर करना है। तो इसके फौरन बाद दूसरी क्लास भी है, सर की क्लास भी है, सर एक। सर की क्लास तो 11:30 पे के बाद है। तो आप भी तो 10:30 पे एंड करेंगे। हाँ तो 10:30 के बाद 11:30 के बाद सर की क्लास होगी ना जी सर। भाई। 10:25 तक तो हमारा डॉक्यूमेंटेड टाइम है ना यार, या नहीं है? है। 2 यूनिट का, 2 यूनिट का हमारा डॉक्यूमेंटेड टाइम है, वो भी अभी पूरा नहीं हुआ, और उसके बाद मैं आपसे मांग क्या रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट मांग रहा हूँ। उस पे भी ऐसा करोगे तो कौन आएगा? चलें सर, चलें कंटिन्यू। जी, तो चैलेंजेस टू बीइंग एन एक्सेप्शनल मैनेजर, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनेजर बनने के राह में क्या क्या रुकावटें हो सकती हैं जिनको कि डील करना है एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए। उसमें से सबसे बड़ा चैलेंज आज के मार्केट सिनेरियो में कंपटीशन है, स्टेइंग अहेड ऑफ राइवल्स। ऑर्गेनाइजेशन के जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कंपटीशन हैं, यानी कि फार्मास्यूटिकल मार्केट में अगर हम जो है वो क्लेरिथ्रोमाइसिन सेल कर रहे हैं तो दूसरे भी बहुत सारे क्लेरिथ्रोमाइसिन सेल कर रहे हैं। हमारे पास क्लेरिथ्रोमाइसिन टेबलेट है तो बहुत सारों के पास भी क्लेरिथ्रोमाइसिन टेबलेट है।
राइट जी, अगर हमारे पास मेरोपिनियम एंटीबायोटिक है तो 15-20 और लोग भी मेरोपिनियम एंटीबायोटिक बनाते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। इसी तरह से अगर हम ओवरऑल फार्मा की बात करें तो उसमें कोई 500 प्लस कंपनीज कराची में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है जी। और फिर बहुत सारी कंपनीज पंजाब बेस्ड हैं। ओवरऑल पाकिस्तान में अगर हम देखें तो आई थिंक 800 के करीब शायद। बहरहाल ये हम नेक्स्ट सेमेस्टर में इसका एग्जैक्ट फिगर जाके देख रहे होंगे कि कितना है। बहरहाल ये 500 प्लस के करीब कंपनी सिर्फ पाकिस्तान मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो ऑब्वियसली ये थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज होती हैं। इन सारी कंपनीज से अपने आप को आगे रखना, अपने जो कंपटीटर हैं उनसे अपने आप को आगे रखना इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट, उसमें अपने आप को आगे रखने के लिए चैलेंज है एक मैनेजर के लिए। अगर मैनेजर ग्रोथ नहीं करेगा, इस मैनेजर की कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही है तो इट मीन्स वो एक अच्छा मैनेजर नहीं है। और ज़्यादातर चांसेस इसी बात के हैं कि वो अपनी उस मैनेजरियल पोस्ट पे ज़्यादा अरसे तक रहेगा नहीं, पर्टिकुलरली अगर बात हो टॉप लेवल मैनेजर्स की, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजर्स ही जिम्मेदार होते हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल डायरेक्शन सेट करते हैं वो टॉप मैनेजर सेट करते हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 3 साल से कंपनी में कोई किसी तरह की ग्रोथ नहीं आ रही है और उसी नेचर की कंपनीज मार्केट में अगर ग्रोथ कर रही हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो यही सोचेंगे ना कि ये सीईओ किस काम का है हमारा, इस सीईओ को हटाओ, किसी दूसरे सीईओ को लेके आओ, राइट। तो राइवल से आगे किस तरह रहा जा सकता है? कस्टमर सर्विसेज अच्छी देकर, इनोवेशन को एडाप्ट करके और इनोवेशन लाकर, क्वालिटी को मेंटेन रख के और एफिशिएंसी को प्रोवाइड करके एक मैनेजर कंपटीशन को विन कर सकता है। ठीक है जी। दूसरा चैलेंज क्या है जी? दूसरा चैलेंज है डाइवर्सिटी का। डाइवर्सिटी आज के दौर में तकरीबन किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको सिर्फ किसी एक रंग का, एक कौम का या एक ज़बान बोलने वाला, एक ही मज़हब रखने वाला, या पाकिस्तान की बात करें तो ऑब्वियसली कोई एक ही फ़िरका रखने वाला, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती, बल्कि डाइवर्सिटी मौजूद होती है। ये डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ जेंडर मौजूद होती है, जेंडर की टर्म्स में है, रिलीजन्स की टर्म्स में है, कलर की टर्म्स में है। मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले एक जगह पे काम कर रहे होते हैं। जब डाइवर्सिटी एक ऑर्गेनाइजेशन में आती है, वैसे जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखते हैं, और डाइवर्सिटी अगर वो मेंटेन करते हैं तो वो उसको अपना, अपनी एक स्किल के तौर पे, अपने एक एडवांटेज के तौर पे रिप्रेजेंट कर रही होती है मल्टीनेशनल कंपनीज मार्केट में, कि देखें जी हमारे पास ये डाइवर्सिटी है, हमारे पास 50% मेल्स हैं, देखिए हमारे पास 50% फीमेल्स भी हैं, हमारे पास गोरे भी हैं, हमारे पास जो है अफ्रीकन भी है, हमारे पास एशियंस भी हैं, हमारे पास ये भी हैं, हमारे पास इस मज़हब के लोग भी हैं, हमारे पास इस मज़हब के लोग भी हैं, और सब जो है वो सिंक्रोनाइज होकर काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को के गोल्स को हासिल करने के लिए। तो जो जो ऑर्गेनाइजेशन इसको मेंटेन कर लेती हैं वो इसको, उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ख्र महसूस करती हैं, प्राउड महसूस करती हैं। राइट जी। तो जेंडर्स को ऑब्वियसली और क्या क्या है जी? जेंडर है, एज है, डिफरेंट एज ग्रुप्स काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट रेसेस होती हैं, एथनिसिटीज अलग अलग होती हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग जो है उसमें काम कर रहे होते हैं। इन सब लोगों से काम निकलवाना, ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन में इनको रखना, ये एक मैनेजर के लिए एक चैलेंज है, ठीक है। क्योंकि जब डाइवर्सिटी होती है तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे इम्पेक्ट आता है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के ऊपर इन्फ्लुएंस आ रहा होता है। इसकी मिसाल इसी तरह की है कि कोई डेवलप्ड कंट्री का कि किसी बंदे के पास अगर उसकी ऑर्गेनाइजेशन हो और उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसके पास मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर पाकिस्तानी हो जाए तो वो यकीनन इस बात से खौफजदा रहेगा कि ये कब जो है ना शॉर्टकट मारेंगे, ये कब जो है वो बहानेबाजियाँ शुरू कर देंगे,
ये कब किस तरह की चीटिंग कर जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और मजे की बात ये होगी कि फिर उस चीटिंग को जस्टिफाई भी करेंगे। ऐसा होगा नहीं होगा? ऐसा ही होगा, अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही होगा। अरे जी सर एक मैंने चीज तो बताएं जी बताइए। सर, देखें फॉर एग्जांपल जिस तरह कोई टैबलेट है, जिस तरह मतलब डाइक्लोफेनिक है, तो जी डिफरेंट कंपनीज बना रही हैं, तो इनके रिजल्ट में डिफरेंस क्यों आता है? जबकि एक्टिव तो एक ही यूज कर रही होती है ना सारे, डाइक्लोफेनिक ही यूज कर रहे होते हैं सारे, तो उससे रिजल्ट में डिफरेंस क्यों आता है? देखें मतलब मार्केट में डिफरेंट मिलती हैं, जैसे कुछ कुछ लोग कह रहे होते हैं कि इसका रिजल्ट ठीक है, इसका रिजल्ट ठीक नहीं है। देखें, बात ये है कि डाइक्लोफिनेक यकीनन जो है वो कंपनीज बना रही होती हैं, और जब एक्टिव इंग्रेडिएंट को क्लेम करती हैं डाइक्लोफिनेक, तो ऑब्वियसली उसमें डाइक्लोफिनेक ही होता है। और जब उसकी इन विट्रो एनालिसिस की जाएगी, यानी कि लेबोरेटरी बेस्ड जब उसकी एनालिसिस की जाएगी, तो उसमें जितनी रेंज का वो मेंशन कर रहे होंगे उतनी ही रेंज की डाइक्लोफिनेक मौजूद होगी। लेकिन ये डिपेंड ओके। करता है फिर उसकी फार्मूलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी बायो फार्मास्यूटिकल कंसिडरेशंस जो है वो किस तरह की हैं। ठीक है ना? एक प्रोडक्ट के डिसोल्यूशन कितनी देर में जाके होती है, उसकी उसको डिसोल्व होने के लिए उतना ही टाइम उसको मिल पा रहा होता है जितना कि दूसरी प्रोडक्ट को मिल रहा होता है। उसमें से बायो अवेलेबिलिटी कितनी निकल के आती है, जो फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन के फैक्टर्स हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर इम्पेक्ट कर रहे होते हैं। हाँ जी, तो फार्मास्यूटिकल जो फार्मूलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके चेंज होने से प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर चेंज आ रहा होता है। ये इसी तरह की बात है, ये इसी तरह की बात है। आल्दो कि ये कोई अच्छी एग्जाम्पल नहीं है और बहुत ज़्यादा फिट भी नहीं होगी, लेकिन केवल आपके समझने के लिए ये इस तरह की बात है कि अगर एक बिरयानी की रेसिपी हो, बिरयानी की रेसिपी, और वो आप दो लोगों को दे दें, एक ही तरह के इक्विपमेंट भी दे दें, एक ही तरह का एनवायरनमेंट भी दे दें, और एक ही तरह के इंग्रेडिएंट्स दे के आप उन्हें बिरयानी की रेसिपी दे दें, तो क्या जो फाइनल चीज़ निकल के आएगी उसका टेस्ट एक ही होगा? आपके ख्याल में, अगर रेसिपी को फॉलो करते हुए वो बनाए हुए हैं? जी भाई, टेस्ट किसका तो सवाल? होगा क्योंकि जी वसीम। जी सर। जी आप सवाल सुना आपने मेरा? सर रेसिपी तो सेम होगी, लेकिन सर टेस्ट तो डिफरेंट हो जाता है ना। बस इसी वजह से बनाने वाले चूंकि उसमें डिफरेंट होते हैं, और एसओपीज कितनी फॉलो की जा रही हैं, सीजीएमपीज कितनी फॉलो की जा रही है, और दूसरा ये कि जो एक्सिपिएंट्स हैं, एक्सिपिएंट्स वेरी कर सकते हैं, एक्सिपिएंट्स का एक होना ज़रूरी नहीं होता। सर एक तो समटाइम ऐसा भी हो रहा है, देखें मतलब एक एक डाइक्लो है, जिस तरह बेफलाम, मैं कह देता हूँ कि ब्रांड है बेफलाम, सर वो किसी बंदे पे बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, किसी पे नहीं दे रहा, तो इसकी क्या रीजन हो सकती है? फार्माकोडायनेमिक इसकी रीजंस है ना। अगर आपने फार्माकोकाइनेटिक को फार्माकोडायनेमिक अगर आपने समझी है, तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि उसके फार्माकोडायनेमिक उसके रीजंस मौजूद हैं। जैसे कि अगर आप किसी बंदे को इंसुलिन देते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट को, तो क्या तमाम के तमाम डायबिटीज़ के पेशेंट में एक ही तरह का रिजल्ट आएगा? आज दो कि वो इंसुलिन ही है। दीगर तमाम दूसरे भी तमाम फैक्टर्स के अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर तो ये होगा कि इंसुलिन के रिसेप्टर्स किसके अंदर कितने मौजूद हैं, कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, उनकी सेंसिटिविटीज़ क्या है। ठीक है ना? वो उसके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े बहुत उसमें वेरी कर रहे होते हैं, इस वजह से डिफरेंट रिस्पॉन्स आ रहा होता है। यही वजह है कि आपने कभी कोई डोजेज जो है, डोजेज की उम्मूमन हमारे पास एक रेंज होती है, कोई एग्जैक्ट स्पेसिफाइड डोज नहीं होता। मतलब क्या वजह है कि हर जगह पे या तो 5 मिलीग्राम का डोज होता है, या 10 मिलीग्राम का होता है, या 50 मिलीग्राम का होता है, या 100 मिलीग्राम होता है, या 250 होता है, या 500 होता है। ये राउंड क्यों हुए होते हैं डोजेज हर ड्रग के? एग्जैक्ट फिगर क्यों नहीं होती? द रीजन बीइंग कि ये रेंज बन रही होती है डोज की, और ये रेंज जब ये हंड्रेड्स ऑफ
ह्यूमन बींग्स, हेल्थी ह्यूमन बींग्स और पेशेंट्स को स्टडी किया जाता है, तो उसमें उसकी एक रेंज निकल के आती है जो ड्रग अफेक्टिवनेस प्रोवाइड कर रही होती है, एक रेंज के अंदर प्रोवाइड करती है। कहीं पर वो 6 मिलीग्राम पे दे देती है इफेक्ट, कहीं पर वो 9 मिलीग्राम पे भी नहीं दे रही होती, 10 मिलीग्राम पे जाके दे रही होती है, कहीं किसी पेशेंट में 7 मिलीग्राम पे दे रही होती है। इसी वजह से एक रेंज बनाई जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब एग्जैक्ट रूल नहीं है कि अगर इंसुलिन के 10 यूनिट जैसा काम एक बंदे में करेंगे वो पूरी की पूरी इंसानियत में वैसा का वैसा करें। डेट्स वाई, इसी वजह से तो फार्मासिस्ट की ज़रूरत है, इसी वजह से तो प्रिस्क्राइबर की ज़रूरत है। वरना तो एक उसूल बना दें, जिसकी शुगर कंट्रोल नहीं है 10 यूनिट लगाए, पूरी दुनिया में हर कोई 10 यूनिट लगा ले, क्या ज़रूरत है बाकी चीज़ों की। भाई जिसने 20 मिलीग्राम कम करनी है वो 1 यूनिट लगा ले, जिसने 30 मिलीग्राम कम करनी है 1.1 यूनिट लगा ले, जिसने 40 मिलीग्राम कम करनी है 1.3 यूनिट लगा ले। एक ऐसा शेड्यूल बना के दे देते हैं सब। इसलिए कि ये वेरिएशन है, वेरिएशंस मौजूद हैं, इन्हीं वेरिएशंस की वजह से जो है वो चीज़ें डिफरेंट रिजल्ट आ रहे होते हैं। बाकी वे कि प्रोडक्ट चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। फार्मास्यूटिकल जो फार्मूलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होने की वजह से। अगर आपने बायोफार्मास्यूटिक्स स्टडी की है तो उसमें आपने देखा होगा कि डिफरेंट एक्सिपिएंट्स के चेंज होने से जो बायोफार्मास्यूटिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोडक्ट के बायोफार्मास्यूटिकल, वो चेंज हो जाते हैं। ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी पे इन्फ्लुएंस आ जाता है, ड्रग की पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे इन्फ्लुएंस आ जाता है। इवन कि बहुत सारे केसेस में अगर आप फार्मूलेशन उसकी चेंज करते हैं और कोई स्पेसिफिक दूसरे एक्सिपिएंट्स डाल देते हैं, उससे ड्रग की एलिमिनेशन रेट भी कम हो जाता है। तो दिस इज नॉट ओनली द एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्सिपिएंट्स रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये यूँ समझ लीजिए कि पुराना कंसेप्ट है और ये बेसिक कंसेप्ट है कि एक्सिपिएंट दरअसल इनएक्टिव होता है। वो इनएक्टिव नहीं होता, वो एक्टिव होता है और उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट बॉडी के अंदर भी ड्रग के ऊपर किया जा रहा होता है। आल्दो कि चले अभी इस लेवल पे हम ये मान लेते हैं कि वो फार्माकोलॉजिकली कुछ नहीं करता, लेकिन ड्रग की जो फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल है उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है एक्सिपिएंट। और हर ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का एक्सिपिएंट नहीं रख रही होती, अपनी अपनी चॉइसेस कर रही होती है, अपने अपने उनके पास रीजंस होते हैं वो चॉइस करने के। एक ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि जब जेनेरिक्स बनते हैं तो जेनेरिक्स अपनी बायोफार्मास्यूटिकल स्टडीज नहीं कर रही होती पाकिस्तान की, अगर हम बात करें पर्टिकुलरली। यानी कि एक ड्रग अगर जब पहली दफ़ा मार्केट में आएगी तो वो अपनी सारी स्टडीज़ करके मार्केट में आती है, बायो फार्मास्यूटिकल स्टडीज़ भी करके आती हैं कि अगर हमने एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ ये वाला फिलर डाला है, ये वाला डाइल्यूट डाला है, ये वाला बल्क मटेरियल डाला है, इतनी इतनी क्वांटिटी में, इतने इतने रेशो में डाला है, ये सारा डेटा FDA अप्रूव करता है, जिसको कि हम कहते हैं ब्रांड। इसी वजह से ब्रांड का रिजल्ट हमेशा बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसकी बायो फार्मास्यूटिकल स्टडीज़ हुई भी होती है। बायो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस स्टडीज डेवलप्ड कंट्रीज में बनने वाले जेनेरिक ब्रांड्स की भी की जाती हैं। अब हमारे यहाँ जब किसी ने उसका ब्रांड बनाया तो ब्रांड बना के उसकी बायो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस स्टडी की ही नहीं। जब की ही नहीं तो उसको डेटा वाइज तो पता ही नहीं होगा कि उसका क्या इम्पेक्ट आ रहा बॉडी में जाके। ठीक है जी, तो ये आप मैनेजमेंट से कहीं और ले गए मुझे। जी वसीम, आप कुछ तसल्ली हुई इस बात से या नहीं? जी सर बिल्कुल। ओके जी, सही। तो हम यहाँ पर रोकते हैं, वाइंड अप करते हैं सेशन को। किसी ने हैंड रेज किया था, मेविश थी शायद, आपने कुछ कहना है मेविश? जी सर, मैं कही थी 10:32 हो गया था। ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है। अभी तो वैसे भी अटेंडेंस नहीं होगी भाई, जिसने जाना है चला जाए, कोई इशू नहीं, अभी तो कोई नाराजगी रही। चलो ठीक है जी, हम सेशन क्लोज करते हैं। और एक सेशन इस वीक का रह गया, वो हम 40 मिनट्स का इंशाल्लाह कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।